हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट टीडीएस, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं विद एन एग्जांपल। आइए देखते हैं कि आखिर टीडीएस कहाँ पे लगता है। टीडीएस जो हमारी एप्लीकेबिलिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए कि सब पे नहीं एप्लीकेबल होती है। जब भी आप वो एक लिमिट से ऊपर इनकम कमाएंगे तो आपका एक कोई अमाउंट आपके इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि सपोज ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये हमारी कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे काम होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, इनने बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर किया। ठीक है, बहुत सारे, एक हमारे मिस्टर MI, ठीक है, एक हमारे मिस्टर BI, एक हमारा है मिस्टर Z। जब इतने सारे लोगों को ये कंपनी एम्प्लॉय कर रही है और इनको फिर क्या देना पड़ेगा, सैलरी। ठीक है, जब इनको पेमेंट जाएगी, इनकी जब सबकी पेमेंट होना शुरू होगी सैलरी के फॉर्म में, और वो जो सैलरी है अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा है तो ये जो ABC प्राइवेट लिमिटेड है इसको एक सैलरी का पार्ट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यहाँ बैठी है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, समझिए फिर से क्या हो रहा है कि अगर ऐसी कोई एंटिटी या कोई भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं जो एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने जो भी काम करवा रहे हैं लोगों से, और अगर उसके बाद वो अगर सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, या उनको अलग टाइप की कोई इनकम हो रही है, तो उनको गवर्नमेंट के लिए भी एक छोटा सा पार्ट उस अमाउंट से डिडक्ट करके रखना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या हर किसी को पकड़ नहीं सकती है बार बार, है ना, तो इसलिए क्या होता है, ये जितनी एंटिटीज होती हैं, जितने भी ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अगर उस लिमिट से ज़्यादा किसी को इनकम दे रहे हैं, तो उनका ड्यूटी होता है कि वो इस पूरी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट उसी टाइम डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दे। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आप रिटर्न फाइलिंग तक का वेट करने का। जैसे ही इनको आप सैलरी पे करेंगे, बस ये छोटा सा जो ये अमाउंट है, आप देख रहे हैं जो पर्पल कलर में ये अमाउंट है, ये पूरा सैलरी था हमारा। ठीक है, ये जो रेड में था पहले, ये जो रेड में है, ये पूरा सैलरी था। इसमें जब हमने ये छोटा सा अमाउंट डिडक्ट किया है, पर्पल वाला पार्ट, वो हमारी लाइबिलिटी होती है एंटिटी की कि वो गवर्नमेंट को तुरंत पे कर दे बिफोर पेइंग वो एम्प्लॉइज को। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इनकम कहाँ से आ रही थी, इनको एक कोई सोर्स से आ रही थी, वहीं सोर्स से वहीं पे इनकी जो इनकम थी उस पे एक टैक्स डिडक्ट हो गया है, जैसे हमारी सैलरी। सेम आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर ये कोई प्रोफेशन अपॉइंट होते, मान लीजिए यहाँ पे एक लॉयर अपॉइंट हो गया है साथ में, ठीक है, और हमने कोई सर्विसेज ली, हमने मतलब यहाँ पे ये एंटिटी की बात कर रही हूँ, अगर एंटिटी ने कोई इनसे सर्विस ली बिफोर पेइंग टू लॉयर, यहाँ जो हमारी ABC प्राइवेट लिमिटेड है उनको भी एक अमाउंट कट करना पड़ेगा जो फीस होगा उसका, और ये फिर से पे किसको कर देंगे, गवर्नमेंट को। ये होता है हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको TDS भी कहा जाता है, ये एनी कंपनी और पर्सन मेकिंग अ पेमेंट, हमारे केस में अभी कौन था, ABC प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी थी, या कोई भी पर्सन हो सकता है जो एक पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, मतलब कुछ अमाउंट हमें वो पूरी इनकम से डिडक्ट करनी है एट टैक्स एट सोर्सेस इफ द पेमेंट एक्सीड्स। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर वो एक्सीड होता है वो लिमिट से ज़्यादा, और वो लिमिट हमें गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करके रखी है बहुत सारे अपने सेक्शंस के अंदर, तो ही हमारी लाइबिलिटी होती है कि हम TDS डिडक्ट करें। हम कौन, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फिर पढ़िए कि इट अप्लाइज, कि अब ये TDS हमको कौन कौन से पेमेंट में कट करना है वो पढ़ते हैं। जो भी सेवरल पेमेंट्स है, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, डिविडेंड पेमेंट्स, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, ये ऐसी जो भी पेमेंट्स हो रही है, अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो आपको, अगर आप कंपनी है या कोई भी पर्सन है, तो आपको एक अमाउंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा जब भी आप वो पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप वो पेमेंट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, दो पार्टीज होते हैं, ठीक है, ये दो पार्टी लोग हैं अपने,
अपनी एक पार्टी होती है डिडक्टर और एक पार्टी होती है डिडक्टी। अब यहाँ पे जो ABC प्राइवेट लिमिटेड है ये हमारे डिडक्टर है, ठीक है, ये हमारे डिडक्टर है, बिकॉज इनकी लाइबिलिटी है कि वो अमाउंट डिडक्ट करें बिफोर पेइंग टू द एम्प्लॉयर्स या प्रोफेशनल्स, उनको डिडक्ट करके अमाउंट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एंड ये जो लोग हैं हमारे इस साइड वाले लोग, ये सारे हमारे हो जाते हैं डिडक्टी, कि इनको जो भी पेमेंट रिसीव हो रही है उसके पहले ही उनका एक अमाउंट गवर्नमेंट को पे हो चुका है, ठीक है। तो ये चाहे मिस्टर एम हो, मिस्टर बी हो या मिस्टर जेड हो या लॉयर हो, कोई भी ये लोग होंगे, अगर इनको वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा पेमेंट हो रही है तो यहाँ पे इनका जो डिडक्ट अमाउंट होगा वो उसमें टीडीएस ज़रूर कटेगा, मतलब जो भी पेमेंट होगा उसमें टीडीएस जरूर डिडक्ट होगा। और यहाँ हमेशा दो पार्टीज होंगे, एक डिडक्टर और डिडक्टी। आइए पढ़ते हैं। द पर्सन और द कंपनी दैट डिडक्ट्स द टीडीएस बिफोर मेकिंग द पेमेंट। हमारे केस में कौन थे? हमारे केस में कौन थे? एक मिनट, हमारे केस में कौन थे? अभी जो हमने एग्जांपल देखा ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, हमारे केस में कौन थे? ABC प्राइवेट लिमिटेड। वहीं डिडक्टी कौन थे? द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट, हम जिनको पेमेंट कर रहे हैं और जिनकी इनकम से हमने एक अमाउंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया है, ठीक है। अब बात करते क्या कोई भी हमारा ऐसे अमाउंट डिडक्ट कर सकता है क्या? नहीं। अगर कोई डिडक्टर बनता है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी होती है कि उनको क्या लेना पड़ेगा? एक टैन नंबर, ठीक है, एक टैन नंबर लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम इनकम टैक्स पे करते हैं तो हमको क्या रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक पेन नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे ही कोई भी एंटिटी या कोई भी पर्सन जो हमारा टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करूँगा बोल रहा है, उसके पास भी एक होना चाहिए टैन नंबर, ठीक है। ईच डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ टैन नंबर, ठीक है। और वो टैन नंबर कैसा होगा? वो टैन नंबर होगा आपका अल्फा न्यूमरिक, मतलब उसमें कुछ चीज़ें अल्फ़ाबेट्स होंगे A to Z में और कुछ चीज़ें उसमें हमारी नंबर्स होंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट। अब आप कैसे भी पे करें, ठीक है, चाहे आप कैश दे, चाहे चेक दे, या फिर कोई आप क्रेडिट से आप पे कर रहे हो किसी को, एंड इज लिंक टू द टैन ऑफ द डिडक्टर, ठीक है। आप जैसे भी पे कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मोड से आप पे कर रहे हैं, अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हैं, आपका लाइबिलिटी हो रहा था कि आपको बिफोर पेमेंट टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना था, ठीक है। और ये किससे लिंक होना चाहिए? टैन किसके? डिडक्टर से, ठीक है। और पैन किसका होगा? पैन नंबर होगा उसमें डिडक्टी का, ठीक है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि जो टीडीएस है इज अ काइंड ऑफ एडवांस टैक्स। हम सबको पता है कि हम अगर इस साल अपनी इनकम कमाते हैं तो हमको रिटर्न कब भरना पड़ता है? अगले साल जाके, ठीक है। अगर जैसे ये हमारा 2022 है था और 23, तो हम रिटर्न कब भरते हैं? 2023-24 में, जो कि होता है हमारा असेसमेंट ईयर और ये होता है हमारा प्रीवियस ईयर। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न किस साल की भरते हैं? जो हमने यहाँ पे इनकम कमाई, ठीक है। और टीडीएस कब डिडक्ट होता है? जैसे ही हमको इनकम होती जा रही है, जैसे ही हमको पेमेंट मिलते जा रहा है और थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है तो वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है हमारा टीडीएस यहीं पे ही, ठीक है। तो ये कैसा टैक्स हो गया? एक एडवांस टैक्स हो गया, बिकॉज हमारी लाइबिलिटी तो यहाँ पे आ रही थी 31 जुलाई पे, अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन है तो, ठीक है, हम लोग यहीं पे कर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एडवांस टैक्स हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट TCS, मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसके पहले हमने देख लिया था TDS, वो था हमारा टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। चलिए हम बात करने के पहले थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। क्या होता है ना, गवर्नमेंट ना अब हर किसी के ऊपर निगरानी नहीं रख सकती है ना, तो यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों पे लाइबिलिटी दे देती है कि अगर आप ऐसे सेलर हैं या फिर आप ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, सबके ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध देती है कि अगर आप ऐसे कोई बड़ी कंपनी है या फिर आप ऐसे कोई सेलर हैं तो आप लोग के ऊपर एक लाइबिलिटी है कि वो जो छोटे छोटे लोग हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करिए और हम तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। और मेनली गवर्नमेंट क्या करिए, यहाँ पे जो टैक्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करी हुई है, ठीक है। एक तो है हमारा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स,
जो कि हमारा GST होता है। तो जो हमने TDS बात किया था ना, वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। वो कैसा टैक्स था? एडवांस टैक्स था। अब इसे एडवांस टैक्स क्यों कहा गया है, पहले वो बता देती हूँ। क्या होता है कि हमने अगर ये साल पे काम किया है, मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर है आपका 24-25, जब आप यहाँ काम करेंगे, ठीक है, ये साल भर जब आपने पूरा काम किया तो आपका रिटर्न भरने का लाइबिलिटी कब आता है? जो नेक्स्ट हमारा असेसमेंट ईयर होगा, दैट इज़ 25-26, है ना। यहाँ पे जाके आप रिटर्न अपना फाइल करते हैं, जो कि होता है 31 जुलाई, अगर आप इंडिविजुअल है तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं को तो यहाँ पे भी आप लोग पे एक्सपेंडिचर्स करने हैं, तो इसका पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे, है ना। और आखिरी में ऐसा ना हो कि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन हो जाए, तो एक काम करते हैं कि जिस साल भी आप अर्न करते जाएंगे, ठीक है, जिस साल भी आप अर्न करते जाएंगे, यहाँ पे आप एक छोटा अमाउंट हमें भी पे करते जाइएगा। तो वहीं पे आपने एक क्या देखा था? TDS, ठीक है, यहीं का एक एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, TDS। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा TCS, जो कि होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं कि क्या TCS सब पे लगता है? नहीं, जैसे TDS सब पे नहीं लगता था, वो एक प्रेस्क्राइब लिमिट के ऊपर लगना शुरू होता था, वैसे ही TCS भी अगर आप वो वाले गुड्स बेचते हैं, ठीक है, अगर आप उस कैटेगरी के गुड्स बेचते हैं तभी आपको TCS कलेक्ट करने की लाइबिलिटी आती है। तो इसका मतलब क्या है? TCS किस पे लग रहा है? TCS केवल लगता है हमारे सेलर पे, जो कि कलेक्ट करता है हमारे बायर से, ठीक है। देखिए जैसे ये गुड्स है, ठीक है, ये गुड्स बनाते हैं और वो एक स्पेसिफिक काइंड के गुड्स यहाँ पे बेच देते हैं, ठीक है। ये हमने वो स्पेसिफिक काइंड के जो हमारे गुड्स हैं वो हमने अपने बायर को बेच दिए। तो बायर क्या करेगा? पे करेगा। जब वो पेमेंट करेगा ना, तो वो जो एक्चुअली गुड्स की प्राइस है वो तो पे करेगा ही करेगा, साथ में TCS का अमाउंट भी पे करेगा, जो भी प्रेस्क्राइब उसमें रेट होगा, ठीक है। और ये जब TCS का अमाउंट सेलर कलेक्ट कर लेगा, तो अब सेलर की लाइबिलिटी होती है कि जो भी ड्यू डेट हो, उस ड्यू डेट तक उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्या? TCS का अमाउंट, ठीक है। जब ये सब चीज़ें हो रही है तो बायर बोलेगा अगर मेरा TCS का अमाउंट कुछ आपने कलेक्ट किया है मुझसे तो मेरे को एक सर्टिफिकेट दो। तो यहाँ पे जो हमारा ये सेलर है एक सर्टिफिकेट भी देता है, किसको? हमारे बायर को। अब वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है हम वो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इसको कैसे डिफाइन किया गया है हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। और इसका सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 206C of the Income Tax Act, which has an exhaustive list. Exhaustive list मतलब कि जो चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं केवल वो ही चीज़ों की बात होगी। अगर उसके अलावा आपने कोई अलग गुड्स बेचा है तो वहाँ TCS कलेक्शंस की कोई भी लाइबिलिटी आप पे नहीं आती है, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव मतलब जो स्पेसिफाई, बस उतनी ही बात, ठीक है। ऑफ गुड्स, केवल यहाँ किस पे बात करेंगे? गुड्स पे, वो भी कौन से? जो स्पेसिफिक गुड्स होंगे, ठीक है, दैट आर स्पेसिफाइड for the purpose of tax that is payable by the seller but which is collected from the buyer। यहाँ पे हमने क्या जान लिया कि जो भी यहाँ पे गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक गुड्स बेचा है तो पेमेंट तो हम यहाँ से लेंगे ही, तो उस पेमेंट में हम वो TCS का भी अमाउंट कलेक्ट करके हम सेलर को पे करेंगे और सेलर का लाइबिलिटी होगा कि वो गवर्नमेंट तक पहुँचा दे वो वाला अमाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब कौन कौन सी ऐसी डेट होती है जहां पे आपको TCS कलेक्ट करने की लाइबिलिटी वो सेलर के ऊपर आ जाएगी। चलिए बात करते हैं। द सेलर मस्ट कलेक्ट TCS एट द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग 2 डेट्स। इन 2 डेट के पहले ही, इन 2 डेट में जो भी पहले एक्शन होगा वहां पे सेलर को TCS कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। When debiting the money payable by the buyer to their account in the books of accounts, ठीक है। सेकेंड कंडीशंस या और है यहाँ पे वो या ये, है ना, और है यहाँ पे वो या ये। चलिए फिर आगे बात करते हैं कि अपॉन रिसीट ऑफ सच मनी फ्रॉम द बायर इन एनी मोड सच एज कैश इशू ऑफ अ चेक और ड्राफ्ट, ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं इनके अर्लियर में TCS का अमाउंट कलेक्ट करना पड़ जाएगा सेलर को। चलिए अब आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से गुड्स होते हैं जहाँ पे TCS की लाइबिलिटी एक्चुअल में आ जाती है। इनके अलावा अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है
तभी वहाँ पे TCS आपको कलेक्ट करना है, अदरवाइज कोई TCS की लाइबिलिटी नहीं आती है सेलर या बायर के भी ऊपर, ठीक है। सबसे फर्स्ट है हमारा लिकर ऑफ एल्कोहलिक नेचर मेड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस, इसका रेट होता है 1%, ठीक है। सेकेंड आता है जैसे टिम्बर वुड और एनी अदर वुड अदर देन फॉरेस्ट जो भी लीज में है, उसका रेट होता है 2.5% पे। हमारे थर्ड टाइप के गुड्स होंगे तेंदू लीव्स, जिन पे रेट लगेगा 5% का। फिर उसके बाद फोर्थ तो आप देखिएगा कौन से गुड्स हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस अदर देन तेंदू लीव्स एंड टिम्बर, जिसका रेट होगा 2.5% का। वहीं पे अगर आप कहीं मॉल जाते देखा होगा पार्किंग लॉट्स होती है ना, तो अगर ऐसी कोई बड़ी पार्किंग लॉट है या टोल प्लाजा है या माइनिंग एंड क्वेयरिंग वाली एरिया है, तो उन पे भी TCS लगता है 2% का। फिर बात करते हैं जो हम कहते हैं कबाड़, है ना, जो अगर वो स्क्रैप है उस पर कितना लगेगा 1% का। फिर आता है 7th पॉइंट हमारे कौन से गुड्स, जो मिनरल्स होते हैं जैसे कोल या फिर आयरन ओर, जिस पे लग जाएगा 1%, ठीक है। फिर आएगा हमारा 8th गुड जो कि है परचेसेस ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग, देखिएगा वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक्सीडिंग 10 लाख। अगर इससे ऊपर है तो ही आपको TCS देना पड़ेगा कितना, 1%। मान लीजिए कि आपका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है आप लोग का ₹15 लाख, ठीक है। तो इस पे क्या देना पड़ेगा सामने बायर को, 1% का TCS। तो TCS कितना हो जाएगा इस पे प्लस, इस पे हो जाएगा TCS 1%, मतलब कि 15,000। और बायर अब टोटल पे करेगा कितना, 15,15,000 का, ठीक है। ये होता है हमारा कौन सा वाला पॉइंट, कौन से वाले गुड्स, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। फिर आता है लास्ट पॉइंट जो कि है वेयर टोटल टर्नओवर, क्या बात करिए, टोटल टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एंड बोला है मतलब प्लस, ये कंडीशंस भी होनी चाहिए फर्स्ट टर्नओवर वाली। उसके बाद जो भी रिसीव हो रहा है सेल कंसिडरेशन का एनी प्रोडक्ट का मोर देन कितना, 50 लाख का। तो ऐसे अगर कोई हमारे सेलर है वो कलेक्ट करेगा क्या, TCS, ठीक है, जिसका रेट होगा 0.1%, ठीक है, जिसका रेट होगा कितना, 0.1%। तो ये कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है, ठीक है, जिन पे लगती है हमको TCS की लाइबिलिटी। और गवर्नमेंट अगर स्पेसिफाई करती है कि इनके ऊपर भी TCS आएगा तो उन पे ही आएगा, बाकी सारे गुड्स हट जाएंगे इस लिस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया इसका डेफिनेशन कैसे एक्चुअली डिफाइन किया जाता है, ठीक है। फिर आखिर ऐसी कौन सी ड्यू डेट है, कौन सी ऐसी डेट है जहाँ पे सेलर को TCS कलेक्ट करने की लाइबिलिटी उस पर आ जाएगी। फिर हमने देखा कि कितने टाइप के हमारे गुड्स होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे अब कि TCS रिटर्न की क्या ड्यू डेट है, ठीक है। आखिर अगर सेलर ने किसी बायर से कुछ अमाउंट कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो वो अपने लिए तो नहीं कलेक्ट किया, वो तो किसी थर्ड पार्टी का है, और वो थर्ड पार्टी यहाँ कौन है, हमारी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को आखिर वो कब पे करेंगे, तो आइए देखिए यहाँ पे क्वार्टर की बात करेंगे, ठीक है। हमारे टोटल क्वार्टर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 क्वार्टर में हमारे कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स करके होते हैं हमारे 4 क्वार्टर, ठीक है। तो जब फर्स्ट क्वार्टर होगा क्या, अप्रैल मई जून, अब जैसे ही 30 जून आ गया तो उसके 15 दिन बाद जो भी सेलर है उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी कि वो गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल कर दे, और वो फॉर्म होगा 27EQ, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा था, मैंने बताया था आपको कि बायर भी बोलेगा कि अगर मेरे पास आप ये TCS का अमाउंट लेते हैं तो मुझे एक सर्टिफिकेट दीजिए, मुझे भी तो एक प्रूफ दीजिए। तो वो प्रूफ कब मिलेगा सेलर को, वो बायर को 30 जुलाई को, ठीक है। जो फर्स्ट क्वार्टर हमारा एंड हुआ 30 जून को, उसका वो सेलर रिटर्न भरेगा कब, 15 जुलाई को। और ये जो रिटर्न भर चुका है करके हम वो जो बायर है उसे कब प्रूफ देंगे, 30 जुलाई को, 15 दिन बाद। और कौन से फॉर्म में देंगे, 27D पे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर। अब बात करते हैं सेकेंड क्वार्टर की, जो कि एंड होगा हमारा 30 सितंबर। तो इसके 15 दिन बाद सेलर की लाइबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को अपना TCS जो अमाउंट कलेक्ट किया है उसने इस क्वार्टर पे सबमिट कर दे 15 अक्टूबर तक। और फिर वो जो भी सबमिट किया है उसका सर्टिफिकेट वो बायर को दे दे 30 अक्टूबर तक, ठीक है। फिर ये बात करते हैं यहाँ पे हमारे थर्ड क्वार्टर की, जो कि है 31 दिसंबर का। जो फिर हम 15 दिन बाद क्या करेगा, वो जो सेलर है वो TCS रिटर्न सबमिट करेगा किसमें, फॉर्म 27EQ में। और 30 जनवरी को वो फिर जो बायर है उसे सर्टिफिकेट दे देगा,
वैसे ही हमारा 4th क्वार्टर में भी होगा 31 मार्च में, बट यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाता है और यहाँ पे रिटर्न की हमको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। ये हो जाती है हमारी 15th में। फिर से 15 दिन बाद 30 मई तक हमें जो हमारे बायर है उसको फॉर्म 27D का सर्टिफिकेट जनरेट करके देना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, आगे जाके देखेंगे, बट पहले देख लेते हैं कॉस्टिंग मतलब क्या होता है। क्या होता है, जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके हाथ में वो कितना वो मटेरियल लगा रहे हैं, कितना वो लेबर लगा रहे हैं, कितने वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बनाने में या सर्विसेज देने में, उसे कहा जाता है कॉस्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे हो रहा है हमारा प्रोडक्शन या हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही है या फिर और हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे जो भी इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट्स बना दिए, तो उसमें जितना कॉस्ट लगा, अब कॉस्ट किस चीज़ों का लग सकता है, रॉ मटेरियल का जो आप खरीद के लेके आएंगे, रॉ मटेरियल का, और किसका कॉस्ट लग सकता है, जो आप लेबर्स लोग को बुलाएंगे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विसेज देने के लिए, या फिर आप जो मशीन्स खरीद के लाएंगे। ठीक है, आप जो रेंट पे करेंगे, जो बिल्डिंग होगी, वो सबका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो अपन कैसे रिकवर करेंगे, वो जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो रिकवर करेंगे बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, है ना। तो इससे पहले फाइंड आउट करेंगे कि आखिर वो प्रोडक्ट बनाने में हमें कितना कॉस्ट लगता है। फिर आप इस पर क्या ऐड करते हैं, इस पर आप ऐड करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, आप क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट, जिससे आपको अब निकल के आता है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का आप ऐसे ही कुछ भी रख देंगे क्या, नहीं, है ना। आप ऐसे अपने मन से कुछ नहीं रख सकते, आपको क्या देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या उसकी मार्केट कंडीशंस है। ठीक है, मार्केट में आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो आखिर कैसे चीज़ों को बेच रहे हैं, कितना रेट लगा रहे हैं, उसी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो प्रोडक्ट का या वो सर्विसेज का, उसी से आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ये आपके हाथ में नहीं है, ये पूरा मार्केट कंडीशंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपके हाथ में केवल क्या होता है, कॉस्ट। कॉस्ट के बाद ही जितना बचेगा वो प्रॉफिट होगा या फिर वो लॉस होगा। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट का आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा कि कितना हम मटेरियल लगा रहे हैं, कितना लेबर लगा रहे हैं और कितना एक्सपेंसेस लगा रहे हैं। ठीक है, बट या क्या होता है, जब हमारी कोई न्यू इंडस्ट्री लॉन्च होती है, ठीक है, कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो बिफोर न्यू मैन्युफैक्चरिंग हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। सर्वे करवाते हैं लोग कि अगर हम ये प्रोडक्ट लेके आते हैं तो क्या लोग इस पर अपना पॉजिटिव ओपिनियन रखेंगे कि नेगेटिव ओपिनियन रखेंगे, क्या लोग इसको खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो सब हम क्या करवाते हैं, सर्वे में करवाते हैं जब भी कोई न्यू हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, फिर उसको देख के हम अपना क्या बनाते हैं, अपना एक बजट बनाना तैयार करते हैं कि हमको साल भर में कितना एक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट को कैलकुलेट करने लगते हैं। अब कॉस्ट में हमने क्या क्या देखा था कि कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना आपका लेबर लगेगा, कितने आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस लगेंगे, ये सब आप साल भर के लिए वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाया तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड कॉस्ट लग सकता है। तो ये जो हम एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट तैयार कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, ये जो एक हमने एक्सपेक्ट किया है कि साल भर में कितना खर्चा होगा, इसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं अब इसकी मीनिंग, शुरू करते हैं कि क्या होता है। इट रिफर्स टू द कॉस्ट एक्सपेक्टेड। अभी हमने देखा था कि बिफोर मैन्युफैक्चरिंग जब हम सर्वे करवा रहे हैं या साल शुरू हो रहा है, हम एक बजट बनाना शुरू कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट हम निकाल रहे हैं कि कितना खर्चा आएगा ये रॉ मटेरियल, लेबर या एक्सपेंसेस में, वो सब क्या कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू बी इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ गुड्स और प्रोवाइड अ सर्विस। ठीक है, ये एक हमने एस्टिमेशन लगाया है, ये हमने एक्सपेक्ट किया है कि फ्यूचर में जाके हमें इतना इतना खर्चा आएगा। वो सब का हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ये जो हमने कॉस्टिंग तैयार की है ये कैसी होती है, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम ये चीज़ों की कॉस्टिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं कि इसको हर और कौन कौन से टर्म से बुला सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट हो। एस्टिमेटेड कॉस्ट, यहाँ तो हम एस्टिमेट लगाते हैं बिकॉज हमें फ्यूचर का नहीं पता कि कितना एक्चुअल प्रोडक्शन करने पे लगेगा। या फिर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, पहले ही हमने कॉस्ट सोच लिया था इसलिए उसका नाम, एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को, प्री डिटरमाइंड भी कॉस्ट बोल सकते हैं, या फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट।
साल शुरू होने के पहले, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी एक बजट बना के शुरू करती है ना कि नेक्स्ट ईयर उनको कितना खर्चा करना है, कहाँ से वो इनकम लेके आएगी, वैसे ही ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, इनको भी पहले एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि साल भर वो कितना खर्चा करने वाले हैं। तो वो जो एस्टिमेशन लग रहा है, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना हमको खर्चा आएगा उस कॉस्ट में, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं यूजेस दिस मेथोडोलॉजी टू प्लान अपकमिंग कॉस्ट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं हमने यहाँ पे देख लिया, ये टाइप के जो एक्सपेंसेस है कि जो लेबर में लगेगा खर्चा, ठीक है, मटेरियल्स खरीद के लाएंगे उसमें खर्चा, ये जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें खर्चा, एंड जो भी हमारे ओवरहेड्स होंगे इनमें जो खर्चा। ठीक है, तो ये सब पे जो हम एस्टिमेट करेंगे साल के पहले ही कि इतना इतना हमें प्रोडक्शन में लगेगा या सर्विसेज देने में लगेगा, वो होती है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आइए शुरू करते हैं कि अब देखना कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। सबसे पहले स्टेप होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कितना हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ठीक है, साल भर में मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो कितना एक्सपेक्ट कर रही है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है साल भर में, तो फिर क्या होगा कि एक्चुअली कितना लगा हम वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सेकेंड होता है कि हमको रिकॉर्ड करने कितना एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअली लग रहा है। क्या रॉ मटेरियल हमने सोचा था 10 में मिलेगा, तो क्या वो हमें 10 में ही मिल रहा है कि 12 या 13 या 15 में मिल रहा है। जो लेबर हमने सोचा था 100 रुपये पर डे काम करेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो 200 ले रहा है। या फिर जो हमने सोचा था मशीन हमको 10 लाख में आ जाएगी, ऐसा तो नहीं कि 12 लाख में मिल रही है। तो देख रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट किया था, बट जब एक्चुअल में मार्केट में हम करने गए तो पता चला कि यहाँ पे प्राइजेस डिफरेंट होने लग गए। तो अब देखिए जो ये कंपैरिजन होगा बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अब क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और हमारा जो माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट कितना लग गया। ठीक है, तो इसमें जो ये डिफरेंस आएगा ना, इसे कहा जाता है अबाउट वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो हमने साल के पहले स्टैंडर्ड सेट किया था और जो हमने एक्चुअल खर्चा कर दिया साल भर में, तो क्या डिफरेंस आया है, वो होता है हमारा वेरिएंस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लिया हमने वेरिएंस को, अब इसको हम करेंगे रिपोर्ट। ठीक है, अब हम इसकी पूरी जो हमारी बुक्स है वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे अबाउट ये वेरिएंसेस के बारे में। फिर हम क्या लेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे कि आखिर जो हमने स्टैंडर्ड सोचा था उसके हिसाब से एक्चुअल में डिफरेंस क्यों आया, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ कि हमने जो सोचा था कि इतना ही खर्चा लगना चाहिए उसमें ज़्यादा खर्चा क्यों आया है। हम वो सारी फील्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको करेक्ट मेजर लेके उसको हटाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बात करें एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज क्या, हमको हेल्प होती है बजटिंग एंड प्लानिंग में। हमने अभी सबसे पहले स्लाइड में क्या देखा था कि हम साल भर का एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कितना एक प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसलिए उसका एडवांटेज सबसे सिंपल कि हमको बजट एंड उसकी प्लानिंग करने में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प करती है। ठीक है, फिर सेकेंड होता है कि आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसीज। जब हमने सोचा कि स्टैंडर्ड इतना है, फिर जब वो एक्चुअल आया, ठीक है, जब आपने स्टैंडर्ड सोचा और फिर जब साल भर काम करने के बाद जब ये एक्चुअल निकला, तो आपको पता चला कि अच्छा हमने तो कुछ और सोचा था बट ये इसके कारण हमें कोई दिक्कत हो गई। मान लीजिए कि आपने रॉ मटेरियल सोचा था आपको मिल जाएगा 100 रुपये में, ठीक है, बट रॉ मटेरियल आप जब एक्चुअली में ख़रीदने गए तो आपको पड़ गया कितना, 150 का। तो हो सकता है कि जो आपका सप्लायर है उसी ने आपको महंगा दिया हो, जिसके कारण यहाँ पे आपको क्या आ गई, वेरिएंस आ चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो इससे क्या होगा, ये जो वेरिएंस आया है ना, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ हो सकता है वो सप्लायर हमें ही महंगा दे रहा है या हमारे जो परचेज डिपार्टमेंट है वो ही खरीद नहीं पा रहा है दुकानी से, सप्लायर से जाके प्रोडक्ट्स वगैरह। ठीक है, फिर थर्ड होता है कि बेटर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि कब हमने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, जैसे इसका डिफरेंस बढ़ते जाएगा, जैसे यहाँ पे कितना डिफरेंस है 50, अगर वेरिएंस हमारा बढ़ते जाएगा मतलब हमारी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रही है या फिर हमने स्टैंडर्ड सोच समझ के नहीं बनाया है, तो इससे हम देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करे। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था साल शुरू होने के पहले ही, तो क्या जितने भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं क्या वो लोग भी ये स्टैंडर्ड फॉलो कर पाए हैं, अगर नहीं, और अगर ऐसा वेरिएंसेस बढ़ते गया
तो हमें पता चल जाएगा कि वो डिपार्टमेंट ख़राब है और हम वहाँ क्या लेते हैं, फिर करेक्टिव मेजर्स ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा पॉइंट, इम्प्रूव्ड कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। हम इसके थ्रू जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है एक प्रोडक्ट बनाने में, हम उसको भी कंट्रोल करने में नए नए स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे, ताकि हम क्या कर सकें, अपना जो प्रॉफिट है उसे इंक्रीज कर सकें। बिकॉज सेलिंग प्राइस जो है वो तो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ही सेट हो चुका है, ठीक है। जो मार्केट कंडीशंस है इसके हिसाब से ही आपका सेट हो चुका है, तो आप सेलिंग प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकते, बस आप चेंज क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट IGST, CGST, SGST एंड UGST। तो शुरू करते कि आखिर ये सब जो GST हम पढ़ रहे हैं ये क्या है। तो सबसे पहले जान लेते कि जो हमारा टैक्स है, ठीक है, जो गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है कोई भी सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदने में, तो मेनली इसको दो चीज़ों में बाइफरगेट किया जाता है। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है ये होते हैं इसमें कंसिडर जैसे हमारी सैलरी, ठीक है, जहाँ पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या कवर होता है, तो यहाँ पे आता है GST। तो जब GST गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है तो इसमें भी सब पार्ट्स में दिया जाता है IGST, CGST, SGST या फिर UGST। जब गवर्नमेंट हम पे GST चार्ज करती है तो ये मेनली उसमें टाइप्स ऑफ हमसे GST रिकवर करती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग किस टॉपिक से, इनडायरेक्ट टैक्स को पहले समझते हैं, फिर देखेंगे कि ये जो जितने टाइप के हमने टैक्सेस जान लिए हैं जो गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है जब हम GST पे करते हैं तो उसे कब और कौन सा हमको यूज करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखना कि मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले देखिए, indirect taxes are the taxes which can be shifted to another person or entity। चलिए वापस हम पहली स्लाइड में आते हैं जहां पे हमने बात किया था कि जो टैक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जब गवर्नमेंट हमसे डायरेक्टली हमसे टैक्स ले लेती है उससे तो हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, नाम से समझ रहा है। पर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो हमारा बर्डन है टैक्स का वो हम दूसरों पे शिफ्ट करते रहते हैं एंड फाइनली जो पर्सन इसे कंज्यूम कर रहा है या जो पर्सन इसके गुड्स ले रहा है उस पे जाके ये टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं GST, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि इसका एग्जांपल अभी हमने देख लिया, जैसे GST जो इम्प्लीमेंट हुआ था फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो क्या इसके पहले हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं थे? बिल्कुल थे, और उसे हम लोग कहते थे जैसे कि वैट, ठीक है, या सैनवैट, या फिर जो हमारे सर्विस टैक्स होते थे। ये सब जो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे उन सब को बना के मर्ज करके केवल अब एक टैक्स लेके आ गई हमारी गवर्नमेंट ने, एंड वो है हमारी GST जो इम्प्लीमेंट हो गया था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। तो ये सब हमने जान लिया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जहां पे भी आपका जो बर्डन है वो नेक्स्ट पर्सन पे हम शिफ्ट कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हमारा GST, ठीक है। और GST तो 2017 से आया, पर उसके पहले हमारे पास वैट, सैनवेट, सर्विस टैक्स, ऐसे सब दूसरे टाइप के हमारे टैक्सेस होते थे। अब हम बात करते हैं कि जो GST है इसको हमने अगेन बाइफरगेट किया 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस में, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपका होगा, सबसे पहले आप पढ़ेंगे SGST जिसको कहा जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर आप देखेंगे CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर आप बात करेंगे कि IGST जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड लास्ट में फिर देखेंगे कि UGST क्या होता है, जो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में लगती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टैक्स है हमारा अबाउट IGST। ये टैक्स आखिर कब गवर्नमेंट हम पे चार्ज करेगी? देखिए मान लीजिए आपकी ये 2 स्टेट्स है, ठीक है, एक है आपका मध्य प्रदेश और ये है आपका उत्तर प्रदेश। जब ऐसे 2 स्टेट्स के बीच में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ली जाएगी, ठीक है, जब यहाँ से कोई गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज हम दूसरे स्टेट में दे रहे होंगे
ठीक है। और इसमें जो पेमेंट होगा तो गवर्नमेंट फिर बोलेगी कि आपने तो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करी है, लाइए टैक्स। तो यहाँ पे जब ऐसे कोई दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे इस पेमेंट में ही हमारे पास जो टैक्स जुड़ेगा वो होगा IGST, जो कि सीधा पहुंच जाएगा हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फिर जो स्टेट में जहां पे भी गुड्स कंज्यूम हुआ है वो वाले स्टेट को कुछ पार्ट प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे दिया था, यूपी पे, तो जो यूपी वाली गवर्नमेंट है वो उसको प्रोवाइड करवा दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही IGST का ही एक पार्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा IGST, ठीक है। जब हमारे बीच में दो अलग अलग स्टेट्स होते हैं तो दो अलग स्टेट्स को भी क्या कहा जाता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जब भी ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस होंगे तो इन्हें कहा जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। देखिएगा ध्यान से, क्या इंटर है ना, इंटर TER, जब कोई भी दो अलग स्टेट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ले लीजिए जैसे राजस्थान और किसके बीच में हो गया, जैसे आपका ट्रांजैक्शन पंजाब के बीच में। अगर ऐसे भी कोई अलग स्टेट है, अलग स्टेट में आपके जो आपकी डीलिंग हो रही है, आप जो गुड्स एंड सर्विसेज कोई दूसरे स्टेट में दे रहे हैं, वहां पे आपको हमेशा आपका जो ये गुड्स एंड सर्विस आप दिया है उस पर आप ऐड करके क्या देंगे, IGST, जिसका पूरा अमाउंट हमारे जो यूनियन है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास चला जाएगा। और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ पार्ट देके जहां पे भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हुए हैं वहां पे उनको कुछ पार्ट दे देगी उस टैक्स का, ठीक है। तो ये होता है हमारा IGST। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब CGST, SGST एंड UGST क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि जब हमारे विथ इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे कि मैंने मध्य प्रदेश में ही कुछ गुड्स कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टैक्स लगेगा, यहाँ से गुड्स लिया मैंने या फिर कोई भी सर्विसेज लिए, अगर ये विथ इन द स्टेट है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही वो सप्लायर था और मैं भी कहाँ रहने वाली थी, मध्य प्रदेश में। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे जो ये पेमेंट होगी, जो मैं वो सप्लायर को पेमेंट करूंगी, उसमें हमको दो टाइप के टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे एंड वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा CGST, जिसका नाम से आपको पता चलेगा कि ये सेंट्रल के पास जाने वाला है, ठीक है। एंड इसमें एक और क्या हो जाएगा, SGST, जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स जाने वाला है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, CGST एंड SGST। SGST मतलब फर्स्ट वाला वर्ड देखिए क्या लिखा है, S। तो ये जो वर्ड है हमारा, ये जो लेटर है हमारा, ये क्या है, SGST। जो S यहाँ डिनोट करता है हमारे स्टेट को। तो जैसे ही जो हमारा टैक्स का अमाउंट इसमें जुड़ा होगा पेमेंट के अंदर, उनको बाइफरगेट करके दे दिया जाएगा, CGST सेंट्रल को भेज दिया जाएगा और एक हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कैसे ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे, ये ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है, अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस है तो इन्हें कहा जाता है इंट्रा, ठीक है। इसके पहले हमने कैसे ट्रांजैक्शंस देखे थे, इंटर TER वाले, ठीक है, जब वो अलग अलग स्टेट्स में ट्रांजैक्शन हो रहे थे। बट यहाँ पे अगर सेम स्टेट्स में ही हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, अगर हम सेम स्टेट में ही सप्लायर से गुड्स लेके आते हैं, सप्लायर भी उसी स्टेट में है और हमने भी वहीं पे कंज्यूम कर लिया वो गुड्स, तो वहां पे हम यूज करेंगे इंट्रा, ठीक है, इंट्रा TRA, ठीक है, इंट्रा ये स्टेट ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमने बात कर ली CGST एंड SGST की। अब हम बात करते हैं कि ये UGST क्या होता है, ठीक है। देखिए जब UGST कब लगेगा, जब आप जो यूनियन टेरिटरीज है जैसे लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अगर ऐसी जो हमारी टेरिटरीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस होता है, जो वहां के लोग जैसे दमन एंड दीव में जो रहते हैं वो वहीं के सप्लायर से खरीद के वहीं पे गुड्स कंज्यूम कर लिया, तो वहां पे उनको लग जाएगा क्या, UGST, ना कि SGST, ठीक है। जब जैसे देखिए हम है ये दमन एंड दीव में, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, सप्लायर है और यहीं पे हमको बताया गया है हम यहीं के रहने वाले हैं, दमन एंड दीव के, ठीक है। हम यहाँ पे कर रहे हैं गुड्स को कंज्यूम, मतलब हम कौन हो गए, हम हो गए वो गुड्स के रिसिपिएंट, ठीक है।
तो जब ऐसी सिचुएशन है कि सप्लायर भी सेम वो यूनियन टेरिटरी का है, हम भी वही यूनियन टेरिटरी में उसके गुड्स कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इससे क्या ले लिया, गुड्स ले लिया, कोई टीवी खरीद ली, और जब हमने वो टीवी खरीदी, जो हम ये पेमेंट करेंगे इसको, यहाँ पे जो हमारी पेमेंट होगी उसमें एक पार्ट तो हमको हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को तो देना ही है, जो कि क्या वर्ड में होगा, CGST, और वहीं पे जो एक और जो हिस्सा हमको स्टेट को देना है, पर यहाँ स्टेट नहीं है, वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे SGST की जगह आपको लग जाएगा UGST। जब भी आपके विद इन द स्टेट कोई ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, अदर देन कौन से, यूनियन टेरिटरीज वाले, तो वहां पे आपको लग जाएगा CGST प्लस SGST। बट वहीं अगर आपके यूनियन टेरिटरीज में ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, CGST प्लस UGST, ठीक है। ये सप्लायर भी इसी स्टेट में है और हम कंज्यूम भी इसी स्टेट में कर रहे हैं, और इसको एक और चीज क्या कहा जाता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, TRA। बट वहीं पे हमने क्या देखा था, IGST। अब IGST में क्या होता है, दो अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सप्लायर कोई दूसरे स्टेट का होगा और हम जो कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स, हम कोई दूसरे स्टेट के होंगे। तब ऐसा सिचुएशन आएगा तो वहां पे क्या लग जाता है, ये इंटर, INTER, स्टेट ट्रांजैक्शन इसे कहा जाता है, और यहाँ पे हम टैक्स कौन सा लगाते हैं, IGST, ठीक है। जो डायरेक्टली पे तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वो जो टैक्स है उसका कुछ अमाउंट निकाल के वो स्टेट को दे देती है जहां पे भी हमने गुड्स कंज्यूम किए हुए थे, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन शो, जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट, और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट ITC, जिसका फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके पहले जो हमने 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट किया था, वहां देखा था कि जो GST है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और उसके अंदर कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं हमने वो रेफर किया था। तो पहले आई रिक्वेस्ट कि आप वो वाला पार्ट देख के आइए, तब आपको समझ आएगा कि ITC हम एक्चुअली कैसे GST में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं एक एग्जाम्पल कि अगर हमारा एक बिजनेस होता, ठीक है, अगर हम एक बिजनेसमैन होते, हमारा एक बिजनेस होता और वो बिजनेसमैन हम बहुत बड़े हो जाते, हम अपना जो ये बिजनेस कर रहे होते, हमने नाम रख लिया होता अपने बिजनेस का ABC प्राइवेट लिमिटेड, और हमने बहुत पैसा कमा लिया होता, तो गवर्नमेंट आती है और बोलती है अगर आप ये लिमिट के ऊपर चले जाते हैं तो पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अब मान लेते कि हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर है साल भर का, वो हो गया था ₹60 लाख। तो गवर्नमेंट ने तुरंत आया और हमें बोला देखिए, अगर आपकी लिमिट जो है 10 है, 20 है एंड 40 है, अगर आप इस लाख के ऊपर आपने कमा लिया है तो तुरंत लेना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन अंडर GST। तो हमने भी यहाँ पे ले लिया अंडर GST पे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 10, 20, 40 से एक्सीड कर गया है। अब हमने जब ये बिजनेस सेट किया है तो हम कुछ तो काम करते ही होंगे ना, तो यहाँ पे जो हम वो कुछ तो काम करते होंगे उसके लिए हम कुछ तो मटेरियल कहीं से खरीदते ही होंगे। तो मानते हैं कि हम ये एक एंटिटी है जो कि XYZ है, यहाँ से लेते हैं अपना इनपुट, यहां से लेते हैं अपना इनपुट और उसका हम पे करते हैं ₹1 लाख, और जिस पे हमको GST पे करना पड़ता है। और आपको पता है GST हम कहाँ पे करते हैं, जब भी हम कोई बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वहां पे हम पे करते हैं अपना GST। तो जब हम ये इनपुट खरीद के लेके आ रहे हैं तो ये 1 लाख के प्राइस में हमने GST भी पे किया होगा। अब मान लेते हैं वो GST का अमाउंट होगा हमारा 18% का, तो यहाँ पे वो हो जाएगा 18,000। अब टोटल हम कितना पे करे होंगे गुड्स खरीदने पे, रॉ मटेरियल मान लीजिए इसको खरीदने पे 1,80,000 का। फिर हमने क्या किया होगा, ABC प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे प्रोसेसिंग करी होगी उस गुड्स की, और वो गुड्स की जब प्रोसेसिंग हो गई होगी फिर हमने क्या किया होगा, इसको बाहर बेच दिया होगा, ठीक है, इसका हमने किया होगा सेल। जब हमने ये सेल किया है तो हमने इसका अमाउंट केवल इतना तो नहीं रखा होगा, हमने भी इसमें अपनी कुछ काम किया है, तो हमने वो अमाउंट ऐड किया होगा, अपना भी प्रॉफिट ऐड किया होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अभी भी ये जो हमारा गुड्स है वो 18% के स्लैब में आ रहा है, और हमने इसको अब बेच दिया है ₹2 लाख पे। तो गवर्नमेंट बोलेगी चलिए अब आपने भी बेच दिया है तो ला दीजिए इस पे भी टैक्स।
तो यहाँ पे फिर आपको लगेगा 2 लाख पे 18% का टैक्स, तो ये हो जाएगा आपका 36,000 का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि टोटल हमारा जो टैक्स हो रहा है 2,36,000 का अमाउंट पे करने पे वो है हमारा उसमें 36,000 का टैक्स। तो फिर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड दोबारा सोचेगी कि मैंने तो पहले भी पे किया था, मैं अभी भी पे कर रहा हूँ, मैं कितना टैक्स पे कर दिया, क्या मैंने 36,000 प्लस 18,000 कर दिया? नहीं, मैंने ज्यादा कर दिया ना, मेरे को तो इसमें जो नेट होता वो करता। तो ये तुरंत भाग के गया गवर्नमेंट के पास कि देखिए जब मैं ये गुड्स खरीद के लाया था, ये रॉ मटेरियल्स खरीद के लाया था, मैंने तो तब भी टैक्स पे किया था आपको, अभी मैं यहाँ गुड्स बेच रहा हूँ और तब भी मुझसे टैक्स मांग रहे हैं, तो मैं कितना टैक्स अकेले पे कर दूं? तो गवर्नमेंट ने बोला रुकिए, अगर आप एंटिटी हैं और आपके ऊपर आ जाती है आईटीसी लेने की एक क्रेडिट की एप्लीकेबिलिटी जहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो आप जो फाइनल मुझे पे करेंगे, ये हमें कौन बोल रहा है? ये गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आपने ऑलरेडी जो ये आउटपुट टैक्स है जब आपने सेल किया, ठीक है, जहां पे आपने कुछ प्रोसेसिंग किया उस गुड्स पे और प्रॉफिट कमाया, तो वहां पे अगर आपने कुछ भी बेचा है गुड्स को यहाँ पे, तो वो आपका होता है आउटपुट लायबिलिटी, जिसमें आपको मिल गया होगा जहां पे आपने पे कर दिया होगा 36,000। तो हमने बोला हाँ, हमने तो ये भी पे कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला हाँ ठीक है। फिर उसने बोला एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने कि मैंने तो यहाँ पहले भी पे कर दिया, तो इसका तो मुझे फायदा दो। तो गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल हम देंगे, और उसको हम बोलेंगे क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देख रहे हैं, मैंने क्लास के शुरुआत में बोला था हमारा टॉपिक क्या है आज का? आईटीसी। तो गवर्नमेंट बोलेगी जितना आपने पे कर अभी करने वाले हैं और जितना कर दिया है उसको माइनस करके जो नेट बचेगा बस मुझे उतना ही पे करिएगा। तो यहाँ पे हमने कितना पे कर दिया? 36,000 गवर्नमेंट को यहाँ देने वाले हैं, और कितना ऑलरेडी पे कर दिया है? 18,000। तो इसका हमको केवल नेट पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 000, 16 में से 18 गया तो 8, और यहाँ से 18,000 का। अब आप देख रहे हैं कि अब हमारी जो टोटल नेट लायबिलिटी है, जो हमारी टोटल नेट लायबिलिटी आती है वो 36,000 नहीं, जबकि केवल 18,000 हो रही है। तो ये जो 18,000 है ये पता है किस पे लग रहा है? यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा अपनी प्रोसेसिंग करी, यहाँ पे जो हमने अपनी प्रोसेसिंग करी 1 लाख पे, केवल उस पे लग रहा है हमें 18% टैक्स। केवल हमें इस पे लग रहा है 18% टैक्स, दैट इज 18,000। इससे क्या हो गया? इससे हमारा ये जो गुड्स था जो हम 1 लाख लेके आए थे, इस पे ऐसा नहीं हुआ कि डबल टैक्सेशन करके हमने 36,000 भी दिलवा दिया और उस पे 18,000 पे दिलवा दिया। हमने केवल जो एक्स्ट्रा उस पे प्रोसेसिंग किया केवल उस पे टैक्स दिया, और जो यहाँ पे हमें क्रेडिट मिल जाता है आईटीसी का, इसे कहा जाता है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे देखा हमने एक एग्जांपल। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं आगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं साथ में कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, या फिर शॉर्ट में आईटीसी, मींस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। जो भी एक टैक्सेबल पर्सन है, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अब टैक्सेबल पर्सन कौन हुआ? जो 10, 20, 40 के ऊपर कमाना शुरू कर दिया था, ठीक है, वो पर्सन ऑन एनी परचेस जब उसने इनपुट किया उसमें पे किया होगा क्या? गुड्स, या फिर जब सर्विसेज पे जीएसटी का अमाउंट, दैट आर यूज्ड और विल बी यूज्ड फॉर बिजनेसेस आर सेट ऑफ, ठीक है। फिर वो क्या हुआ होगा? सेट ऑफ हुआ होगा जब हमने वो गुड्स को बेचा होगा, वहां पे हमने ये वाला जो आईटीसी है इसे क्लेम कर लिया होगा। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हमने बोल दिया आईटीसी तो हमें क्लेम कर लेंगे, बट इसकी कोई लिमिट भी होगी। अब ऐसा तो नहीं किसी की विदाउट लिमिट तो हम कभी भी कुछ भी लेते रहेंगे, ऐसे में तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपका कोई ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, तो आप इतने टाइम पे ही ये काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी क्या टाइम लिमिट है टू क्लेम आईटीसी अगेंस्ट एन इनवॉइस और डेबिट नोट। चलिए पढ़ते हैं कि कुछ भी डेट हो, जो भी डेट है उसके अर्लियर होनी चाहिए, और वो 2 डेट्स कौन सी है? पढ़ना शुरू करते हैं कि फर्स्ट है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर,